Hey everyone, I am Professor M.B. Chate welcomes you all in the 19th lecture of measurement subject. So my dear students, we have discussed in the last lecture that is the dynamometer type of wattmeter or instrument, right? So we have discussed the dynamometer type in wattmeter construction, working principle, right? Then torque equation. So that much of syllabus we have discussed in the last lecture. Now in today's lecture, we are going to discuss about the different errors that can be takes place in the dynamometer type इंस्ट्रूमेंट और wattmeter. तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में 10 एरर्स होते हैं. उसमें पहला एरर है एरर ड्यू टू द कनेक्शन मेथड या फिर एरर ड्यू टू द मेथड ऑफ कनेक्शन. सेकंड है एरर ड्यू टू द प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस. थर्ड एरर है आपका एरर ड्यू टू द प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस. फोर्थ एरर है एरर ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट. देन फिफ्थ एरर है एरर ड्यू टू द स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स. सिक्स्थ एरर है एरर ड्यू टू द ईडी करंट. सेवंथ एरर है टेम्परेचर एरर. एट्थ एरर है एरर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम. नाइन्थ एरर है एरर ड्यू टू द फ्रिक्शन. एंड 10th एरर है आपका फ्रीक्वेंसी एरर. So now let's see these errors one by one. So first error is the error due to method of connection. So here this is the first error in wattmeter due to the method of connection. यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, ठीक है. दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है देखो. यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है आपका, ये वाटमीटर का सिंबल है, मालूम है आपको, ठीक है. ये करंट कॉइल है, ये प्रेशर कॉइल है और ये लोड है आपका, ठीक है. यहाँ पे जो प्रेशर कॉइल कनेक्ट की है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है. ये सप्लाई के अक्रॉस या फिर लोड के अक्रॉस कनेक्ट की है प्रेशर कॉइल, ठीक है. यहाँ पे जो दिख रहा है और इसका जो एक टर्मिनल है प्रेशर कॉइल का, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक करंट कॉइल के पहले कनेक्टेड है. और यहाँ पे जो प्रेशर कॉइल का ये एक एंड है तो वो करंट कॉइल के यहाँ पे कनेक्टेड है नेक्स्ट टर्मिनल को, ठीक है. और यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होके यहाँ पे आएगा, ठीक है. तो सिर्फ यहाँ पे मेथड ऑफ कनेक्शन में चेंज है यहाँ पे, ठीक है. तो ऐसे वाटमीटर में एरर होता है, ठीक है. तो वो ये फर्स्ट एरर क्या है देखेंगे. तो इन अनकम्पेंसेटेड वाटमीटर द रीडिंग ऑफ वाटमीटर इंक्लूड द पावर लॉस इन द कॉइल. जो अनकम्पेंसेटेड टाइप का वाटमीटर होता है, ठीक है, उसकी जो रीडिंग है वाटमीटर की, उसमें क्या इंक्लूड होता है, पावर लॉस इन द कॉइल. ये दोनों कॉइल में जो भी पावर लॉस होता है वो इंक्लूड होता है अनकम्पेंसेटेड वाटमीटर के रीडिंग में, ठीक है. समझ लो. पहिला पॉईंट काय सांगितला की अनकम्पेन्सेटेड वॅटमीटरमध्ये रीडिंग ऑफ द वॅटमीटरमध्ये वॅटमीटरच्या रीडिंगमध्ये तिथला पॉवर लॉस जो आहे कॉइल्स मधला तो इन्क्लूड असतो. या दोन कॉइल्स आहेत आपल्याकडे, करंट कॉइल आणि प्रेशर कॉइल, ठीक आहे. द एरर इन द मेजरमेंट कॅन बी रिड्यूस्ड बाय युझिंग धिस कनेक्शन फॉर लोड्स हॅव्हिंग लो करंट व्हॅल्यूज. आता जिथं लोडच्या करंट व्हॅल्यूज लो आहेत अशा ठिकाणी आपण या टाईपचं कनेक्शन आपण तिथं यूज करतो. द एरर इज इन मेजरमेंट कॅन बी रिड्यूस बाय युझिंग धिस कनेक्शन. या कनेक्शन आपण तिथला एरर रिड्यूस करू शकतो ज्या लोडच्या करंटच्या व्हॅल्यूज या लो असतील, ठीक है. जो करंट के वैल्यूज लो रहेंगे उसके लिए एरर जो हो रहा है, एरर इन द मेजरमेंट, उसको रिड्यूस करेंगे ये कनेक्शन से अपन, ठीक है. जिस लोड के करंट वैल्यूज लो है, क्लियर है, जिस लोड के करंट वैल्यूज लो है वहाँ के जो एरर होते हैं मेजरमेंट में उसको रिड्यूस करेंगे अपन ये कनेक्शन से, ठीक है. अभी ये कनेक्शन क्या है देखो कि बाय कंपेंसेटिंग कॉइल, ये कंपेंसेटिंग कॉइल की वजह से एरर ड्यू टू द करंट कॉइल, यहाँ पे जो एरर हो रहा है करंट कॉइल में, विच कैरीज द करंट ऑफ प्रेशर कॉइल. अभी ये प्रेशर कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें का भी करंट क्या करती है, करंट कॉइल लेती है, ठीक है. यहाँ पे क्या दिया है देखो, द एरर ड्यू टू द करंट कॉइल, जो एरर हो रहा है करंट कॉइल में विच कैरीज द करंट ऑफ द प्रेशर कॉइल.
वो क्या करती है, ये प्रेशर कॉइल का भी करंट कैरी करती है। इन एडिशन टू दी लोड करंट इज एलिमिनेटेड, और उसमें एडिशन में ये लोड करंट भी आता है, ठीक है। तो ये सारा एलिमिनेट किया जाता है ये मेथड ऑफ कनेक्शन। So by using compensating coil, the error due to the current coil which carries the current of the pressure coil, pressure coil का भी यहाँ पे करंट कैरी किया जाता है इन एडिशन टू द लोड करंट, और ये आपका लोड करंट है, ठीक है। तो ये इनको इलिमिनेट किया जाता है यहाँ पे कंपेंसेटिंग कॉइल यूज करके। तो ये है आपका दूसरा मेथड ऑफ कनेक्शन, ठीक है। तो ऐसे दोनों इससे हम एरर जो होते हैं वैटमीटर में, ये दोनों कनेक्शन से हम वो एरर को इलिमिनेट करते हैं या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड एरर है आपका एरर ऑकर ड्यू टू द प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप वैटमीटर एंड हाउ दिस एरर इज कंपेंसेटेड। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा पूछा गया था आपके मेन एग्जाम में, error occurred due to the pressure coil, explain the error occurred due to the pressure coil inductance of the electrodynamometer type wattmeter and how this error can be compensated। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपके मेन एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो, तो फॉर पावर मेजरमेंट assume that the pressure coil of the wattmeter is purely resistive। पावर मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि जो प्रेशर कॉइल है वॅटमीटर की वो प्युअरली रेजिस्टिव्ह आहे, ठीक आहे। पॉवर मेजरमेंटसाठी आपण असं अज्यूम करू की प्रेशर कॉइल जी आहे वॅटमीटरची ती प्युअरली रेजिस्टिव्ह आहे, ठीक आहे। तो हेन्स करंट टेकन बाय प्रेशर कॉइल, म्हणून करंट जो घेतलेला असेल प्रेशर कॉइलनं तो असेल आपला आयपीसी। करंट जो प्रेशर कॉइलनं घेतलेला असेल तो असेल आपला आयपीसी इज इन फेज विथ द व्होल्टेज। तो करंट आयपीसी हा इन फेज मध्ये असेल तिथल्या व्होल्टेजच्या अक्रॉस दी प्रेशर कॉइल। आता प्रेशर कॉइलच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय आपलं व्हीपीसी, म्हणून आयपीसी आणि व्हीपीसी कसे असणार आहे इन फेज मध्ये, समझ। जो करंट यहाँ पे प्रेशर कॉइल ले रही है वो हमने आईपीसी से डिनोट किया है, और ये आईपीसी इन फेज में रहेगा वोल्टेज अक्रॉस दी प्रेशर कॉइल के, और वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल क्या है आपका VPC। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको फेजर डायग्राम, जो फेजर डायग्राम है। तो ये आईपीसी और वीपीसी हमने एक ही फेजर पे दिखाया है, तो ये इन फेज में हो गए, ठीक है। और अभी डिपेंडिंग अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द कनेक्टेड लोड, अभी जो पावर फैक्टर रहेगा वो आपके कनेक्टेड लोड का, देन द करंट कॉइल टेक्स करंट, आपकी करंट कॉइल क्या करेगी, करंट ले लेगी वहाँ पे, एंड आईसीसी एट करंट ले लेगी आईसीसी एट अप्रोप्रिएट फेज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू लोड। ये अप्रोप्रिएट फेज एंगल है आपका फाई। तो ये अप्रोप्रिएट फेज एंगल पे आपकी करंट कॉइल क्या करेगी, करंट लेगी वहाँ पे आईसीसी, ठीक है, टू द लोड वोल्टेज, टू द लोड वोल्टेज प्रेशर कॉइल वोल्टेज दैट इज वीपीसी, ठीक है। तो so for inductive load the power factor is lagging, we know that for inductive load, यानी इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है आपका करंट वोल्टेज से लैगिंग कंडीशन में होता है, तो वहाँ का पावर फैक्टर भी आपका लैगिंग कंडीशन में रहेगा। यहाँ पे वीपीसी के लैगिंग में आपको ये आईएल करंट लेना है, यानी आईएल यानी आपका करंट गोइंग थ्रू दी करंट कॉइल रहेगा, यानी आईसीसी, आईएल इज इक्वल टू आईसीसी लिख सकते हैं अपन, एंड आईपीसी एंड वीपीसी वी हैव टू टेक हियर इन फेज, राइट। तो देयरफॉर वैटमीटर रीडिंग इज इक्वल टू, वैटमीटर रीडिंग का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, W इज इक्वल टू वीपीसी इंटू आईपीसी इंटू कॉस फाई, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो क्या होता है, बट इन प्रैक्टिकल केसेस, प्रैक्टिकल केस में क्या होता है देखो, द प्रेशर कॉइल पॉजेसेस स्मॉल इंडक्टर, ठीक है। प्रेशर कॉइल प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है कि प्रेशर कॉइल को कुछ तो भी इंडक्टेंस होगा, स्मॉल इंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो ड्यू टू दिस आईपीसी लैग्स बिहाइंड वीपीसी, उसकी वजह से आपका आईपीसी जो है वो वीपीसी से लैगिंग कंडीशन में रहेगा स्मॉल एंगल थीटा से, ठीक है। तो देयरफॉर वैटमीटर रीडिंग इज इक्वल टू, अभी वैटमीटर का रीडिंग का फार्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, वीपीसी आईपीसी इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल कितना है अपना वीपीसी और आईएल में एंगल कितना है टोटल पाई, और अभी आईपीसी हमने यहाँ पे वीपीसी से लैगिंग कंडीशन में लिया है क्योंकि प्रेशर कॉइल को कुछ तो भी स्मॉल इंडक्टेंस रहेगा वहाँ पे,
तो उसकी वजह से फॉर्मूला क्या लिखा है अपन ने, वीपीसी आईपीसी कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल को मिलेगा आपको आय एल अँड आयपीसी का. समजलं. प्रॅक्टिकल केसमध्ये काय म्हणतोय आपण की प्रेशर कॉईलला काहीतरी स्मॉल इंडक्टन्स असणार आहे, त्यामुळं आयपीसी हा आपण लॅगिंग कंडिशन मध्ये घेतला व्हीपीसीच्या. ठीक आहे, हा व्हीपीसी आहे, हा आयपीसी आहे, हा लॅगिंग कंडिशन मध्ये घेतला आपण थीटा एवढ्या अँगल ना, त्यामुळे वॅटमीटरच्या रिडिंगचा फॉर्म्युला असेल आपला W इज इक्वल टू व्हीपीसी आयपीसी कॉस ऑफ फाय. टोटल अँगल आहे आपला फाय, व्हीपीसी आणि आयसीसी मधला किंवा आय एल मधला टोटल अँगल आहे फाय, हा आहे थीटा. त्यामुळे आपण इथं घेणार आहे कॉस ऑफ फाय मायनस थीटा. क्लिअर आहे. आणि द फेज डिफरन्स बिटवीन आयसीसी अँड आयपीसी डिक्रीजेस, त्यामुळे तिथला फेज डिफरन्स जो आहे कशामधला, आयसीसी आणि आयपीसी मधला फेज डिफरन्स जो आहे तो डिक्रीज होणार आहे अँड कॉस ऑफ फाय मायनस थीटा इन्क्रीज. त्यामुळं कॉस ऑफ फाय मायनस थीटाची व्हॅल्यू काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार. ठीक आहे. So hence the wattmeter reads more power than the actual power consumed by the load. त्यामुळे याचा इफेक्ट काय होईल की वॅटमीटर आपली पॉवर जास्त मेजर करणार आहे. जी ऍक्च्युअल पॉवर कंझ्युम केलेली असेल लोड ना, त्याच्यापेक्षा जास्त वैटमीटर पावर तिथं मेजर करना है. क्लियर है. इसका रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को कि वैटमीटर ज्यादा पावर रीड करेगा, जो एक्चुअल पावर कंज्यूम की होगी लोड ने उससे ज्यादा पावर रीड करेगा वैटमीटर. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो ये है आपका सेकंड एरर. क्लियर है. यहाँ पे पहले तो हम अपने इन फेज में लिया था, लेकिन प्रैक्टिकल केस में हमें वैसे नहीं लेने आएगा, क्योंकि प्रेशर कॉइल को कुछ तो भी इंडक्टेंस रहेगा, तो आईपीसी आपको वीपीसी के लैगिंग कंडीशन में लेना है. ठीक है, तो ये दोनों फेजर डायग्राम आपको समझ में आया, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया. ठीक है, सिंपल है, सिर्फ आपको ये फेजर डायग्राम यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे. अभी इस एरर को हम कंपेंसेट कैसे कर सकते हैं. कंपेंसेट यानी इसको रिड्यूस करना या फिर एलिमिनेट करना. ठीक है, या फिर डिक्रीज करना. कंपेंसेट का मीनिंग वो होता है. ठीक है, तो इसको रिड्यूस कर कैसे कर सकते हैं अपन ये एरर को. So the error occurred due to the pressure coil inductance of electrodynamometer type wattmeter can be compensated as follows. To reduce this error, capacitance is connected in parallel with the pressure coil of the wattmeter. ये एरर को हमें रिड्यूस करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए हमें एक कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा प्रेशर कॉइल के. प्रेशर कॉइल जो है वॅटमीटर का उसके पॅरलल में. समजलं. की हा एरर रिड्यूस करण्यासाठी आपण कॅपॅसिटर कनेक्ट करणार आहे तिथं प्रेशर कॉइल जे आहे वॅटमीटरच्या तिच्या पॅरलल मध्ये. ठीक आहे. and by making the value of capacitive reactance Xc equal to inductive reactance XL. ठीक आहे. आता कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्सची जी व्हॅल्यू आहे Xc ती इक्वल बनवायची आपल्याला इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्सच्या XL आणि द प्रेशर कॉइल सर्किट इज मेड प्युअरली रेजिस्टिव्ह. प्रेशर कॉइलचं सर्किट आपल्याला प्युअरली रेजिस्टिव्ह बनवायचं आहे आणि त्यामुळे आपल्याला हा तिथला एरर एलिमिनेट करता येईल. क्लियर है. समझ में आया. तो ये है आपका सेकंड एरर. नाउ थर्ड एरर है आपका एरर ड्यू टू द प्रेशर कॉइल कॅपॅसिटन्स. आता आपण प्रेशर कॉइल इंडक्टन्सचा एरर पाहिला, त्याच्यामध्ये पॉवर काय केली, वॅटमीटरनं जास्त मेजर केली. ऍक्च्युअल पॉवर जी कंझ्युम केलेली असेल लोडनं त्याच्यापेक्षा वॅटमीटरनं पॉवर जास्त रीड केली. ठीक आहे. सो हियर एरर ड्यू टू द प्रेशर कॉइल कॅपॅसिटन्स मध्ये काय होतं की वॅटमीटर रीड्स लेस पॉवर. हाँ पे वैटमीटर क्या करता है आपका, लेस पावर रीड करता है. तो दिस एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिजाइनिंग. ये एरर को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, बाय डिजाइनिंग प्रेशर कॉइल सर्किट सच दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट मैचेस एग्जैक्टली विद द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट. दैट मीन्स एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वल में लानी है. ऐसे हमें वो डिजाइन करना है प्रेशर कॉइल का सर्किट. प्रेशर कॉइल का सर्किट ऐसे डिजाइन करना है ताकि आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाए, एक दूसरे से मैच हो जाए, यानी एक्सएल की वैल्यू एक्सी से इक्वल में आ जाए. ऐसे हमें प्रेशर कॉइल सर्किट का डिजाइन करना है. क्लियर है. समजलं. एरर कसा रिड्यूस करता येईल आपल्याला, तर आपल्याला प्रेशर कॉइलचं जे सर्किट आहे ते अशा प्रकारे डिझाईन करायचं आहे जेणेकरून तिथला इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स जो आहे सर्किटचा तो कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स जो आहे सर्किटचा त्याच्यासोबत एक्झॅक्टली मॅच झाला पाहिजे. म्हणजे एक्सएलची व्हॅल्यू ही एक्ससीच्या इक्वल मध्ये झाली पाहिजे. अशा प्रकारे आपण हा एरर को तिथला रिड्यूस करू शकतो. क्लियर आहे. हा झाला तिसरा एरर. मग फोर्थ एरर है आपका एरर ड्यू टू द म्युच्युअल इंडक्टन्स इफेक्ट.
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट हमने देखा है ऑलरेडी, राइट। जो मैंने 5 इफेक्ट बोले थे आपको सेकंड चैप्टर होने के बाद, उसमें हमने ये देखा था, इंडक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट, देन हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, हॉल इफेक्ट, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ इफेक्ट, ये इफेक्ट देखे थे वो इस वही यहाँ पे इफेक्ट है, उसकी वजह से जो एरर होता है उसको बोलते हैं एरर ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट, ठीक है। तो क्या दिया है इसमें देखो, एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्रेशर कॉइल ड्यू टू द करंट थ्रू द करंट कॉइल, एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्रेशर कॉइल, कि यहाँ पे प्रेशर कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द करंट थ्रू द करंट कॉइल की वजह से, जो करंट फ्लो हो रहा है आपके करंट कॉइल में से, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है आपके प्रेशर कॉइल, ठीक है। तो दिस ईएमएफ ऑफ प्रेशर कॉइल अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज। तो ये जो ईएमएफ है आपका प्रेशर कॉइल का, वो क्या करेगा, अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करेगा, ठीक है। तर मतलब की जो ईएमएफ इंड्यूस होतो प्रेशर कॉइल मध्ये, कुणामुळे ईएमएफ इंड्यूस होतो प्रेशर कॉइल मध्ये, की करंट कॉइल मधून जो करंट फ्लो होतोय त्याच्यामुळं ईएमएफ इंड्यूस होतो प्रेशर कॉइल मध्ये, आणि मग तो जो ईएमएफ आहे प्रेशर कॉइलचा, तो तिथल्या अप्लाइड व्होल्टेजला अपोज करतो. सो इन्स्ट्रुमेंट इज डेव्हलप्ड सच दॅट, त्यामुळे असं इन्स्ट्रुमेंट आपल्याला डेव्हलप करावं लागेल, सच दॅट देअर कॉइल सिस्टीम्स आर सो अरेंज्ड, त्याच्या कॉइल सिस्टीम आपल्याला अशा प्रकारे अरेंज करायचं दॅट दे आर ऑलवेज इन झिरो पोझिशन ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्स, ठीक आहे. त्याच्या प्रेशर ज्या कॉइल्स आहेत त्या अशा अरेंज करायच्यात आपल्याला की दे आर ऑलवेज इन झिरो पोझिशन, त्या ऑलवेज झिरो पोझिशन मध्ये असल्या पाहिजेत म्युच्युअल इंडक्टन्सच्या. त्या प्रकारे आपण हा एरर सुद्धा तिथं इलिमिनेट करू शकतो. क्लियर आहे. नाउ फिफ्थ एरर है आपका एरर ड्यू टू द स्टे मैग्नेटिक फील्ड. तो मेन मैग्नेटिक फील्ड गेट्स डिस्टर्ब्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मेन मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे ती आपली डिस्टर्ब होते एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डमुळं, म्हणजे स्टे मॅग्नेटिक फील्डमुळं, आणि त्याच याला म्हणतो आपण स्टे मॅग्नेटिक फील्ड, नोन एज स्टे मॅग्नेटिक फील्ड. क्लियर. मेन मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिस्टर्ब होती है, उसको ही बोलते हैं अपन स्टे मैग्नेटिक फील्ड. So to avoid this error, the magnetic shield is placed over the current coil and pressure. ये एरर अवॉइड करने के लिए हमें मैग्नेटिक शील्डिंग वहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल के ऊपर. क्लियर. ये हो गया आपका पांचवा है. नाउ सिक्स्थ एरर है आपका एरर ड्यू टू ईडी करंट्स. यहाँ पे एक फेजर डायग्राम दिख रही है आपको, फेजर डायग्राम ऑफ इफेक्ट ऑफ ईडी करंट ऑन द वैटमीटर रीडिंग, ठीक है. इसमें कुछ सिंबल्स है, ये सिंबल्स का मीनिंग यहाँ पे दिया है. ई ई का फेजर ये है आपका, ई इज द ईडी करंट ईएमएफ, सॉरी ईडी ईडी ईएमएफ. ई क्या है आपका, ईडी ईएमएफ है. आई क्या है आपका, ईडी करंट है. आईपी यानी करंट इन द प्रेशर कॉइल, आईपी का फेजर यहाँ पे है आपका. तो आईपी इज द करंट इन द प्रेशर कॉइल. फाई ई इज द फ्लक्स ड्यू टू द ईडी करंट. फाई ई ये है आपका फाई ई का फेजर. ये फाई ई क्या है आपका, फ्लक्स ड्यू टू द ईडी करंट. देन फाई सी क्या है, फ्लक्स ड्यू टू द करंट कॉइल. ये है आपका फाई सी. फाई सी इज द फ्लक्स ड्यू टू द करंट कॉइल. देन फाई पी क्या है आपका, फाई पी इज द फ्लक्स ड्यू टू द प्रेशर कॉइल. तो ये है आपका फाई पी. एंड फाई आर इज द रिजल्टेंट फ्लक्स, ठीक है. फाई आर क्या है आपका, रिजल्टेंट फ्लक्स. यहाँ पे दिखा है ये फाई आर, यानी इसका रिजल्टेंट रहेगा ये फाई ई एंड फाई सी. फाई ई एंड फाई सी का रिजल्टेंट फाई आर लिया है यहाँ पे. क्लियर है. तो ये है आपका रिजल्टेंट फ्लक्स. So as seen from the diagram, the resultant flux lags the current coilal flux. ठीक है. यहाँ पे जो फेजर डायग्राम दिख रहा है आपको, उसमें रिजल्टेंट फ्लक्स जो है यानी पाई आर का ये फेजर जो है वो लैगिंग कंडीशन में है. लैग द करंट कॉइल फ्लक्स. करंट कॉइल फ्लक्स क्या है आपका, पाई सी. तो इसके लैगिंग कंडीशन में है ये रिजल्टेंट का फ्लक्स. कितने एंगल से रहेगा, बी टाइम ये एंगल. नाउ ड्यू टू विच द फेज एंगल बिटवीन phi p एंड phi r, तो उसकी वजह से फेज एंगल जो रहेगा आपका phi p एंड phi r. phi p ये है आपका एंड phi r यहाँ पे है आपका. इसमें जो फेज एंगल रहेगा ये phi डैश दिखा है यहाँ पे, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा. ड्यू टू विच द फेज एंगल बिटवीन phi p एंड phi r इंक्रीज.
तो एज द टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ phi p एंड phi r, जो टॉर्क रहेगा वो फंक्शन रहेगा आपका मैग्नीट्यूड्स का, किसके मैग्नीट्यूड का, phi p एंड phi r, phi p एंड phi r की मैग्नीट्यूड का टॉर्क ये फंक्शन रहेगा आपका, एंड एंगल बिटवीन देम द रिजल्टेंट टॉर्क डिक्रीजेस। ठीक है, टॉर्क जो है वो फंक्शन रहेगा आपके मैग्नीट्यूड्स का, phi p एंड phi r का, और उन दोनों के एंगल का। ठीक है, उन दोनों में जो भी एंगल रहेगा, एंगल बिटवीन देम, उसका भी फंक्शन रहेगा टॉर्क, एंड द रिजल्टेंट टॉर्क डिक्रीजेस, उसकी वजह से रिजल्टेंट टॉर्क डिक्रीज हो जाएगा, एंड दस एरर इज इंट्रोड्यूस, तो उसकी वजह से आपका वहाँ पे एरर इंट्रोड्यूस होगा। ठीक आहे, समजलं? इथं काय सांगितलं पहा की फेजर डायग्राम मध्ये इथं रिझल्टंट फ्लक्स जो आहे फाय आर हा करंट कॉइल फ्लक्स जो आहे त्याच्या लॅगिंग कंडिशन मध्ये घेतला आपण, फाय आर हा फाय सी च्या लॅगिंग कंडिशन मध्ये घेतला आपण बीटा या अँगल। ठीक आहे, त्यामुळं ड्यू टू विच फेज अँगल बिटवीन फाय पी अँड फाय आर इन्क्रीजेस, फाय पी आणि फाय आर मधला जो फेज अँगल आहे, फेज अँगल हा फाय डॅश न डिनोट केला आहे आणि तो काय झाला आता इन्क्रीज झाला। ठीक आहे, आणि त्यामुळं टॉर्क ॲज द टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ, टॉर्क कोणाचं फंक्शन आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ फाय पी अँड मॅग्निट्यूड ऑफ फाय आर अँड अँगल बिटवीन देम म्हणजेच फाय डॅश, याचं हा टॉर्क फंक्शन असणार आहे, आणि त्यामुळे तिथला रिझल्टंट टॉर्क डिक्रीज होणार आहे आपला आणि एरर इंट्रोड्यूस होणार आहे। क्लिअर आहे, समजलं? तर हा आहे एरर ड्यू टू दी ईडी करंट। नाउ सेवंथ एरर है आपका टेम्परेचर एरर। तो चेंज इन रूम टेम्परेचर चेंजेस द व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स ऑफ द प्रेशर कॉइल। रूम टेम्परेचर मध्ये जर चेंज झाला तर तिथल्या प्रेशर कॉइलचा रेजिस्टन्स सुद्धा आपला चेंज होणार आहे, अँड द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग कॉजिंग एरर, आणि स्टिफनेस जो आहे स्प्रिंगचा तो सुद्धा चेंज होणार आहे, त्यामुळे तिथं एरर होणार। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर है आपका, अगर वो रूम टेम्परेचर चेंज हो गया उसकी वैल्यू, तो जो प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस है उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और आपकी जो स्टीफनेस है स्प्रिंग का वो भी चेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से वहाँ पे एरर होगा। तो यूजिंग लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल्स फॉर कॉइल्स एंड कंपोनेंट्स, दिस कैन बी मिनिमाइज। तो उसकी वजह से टेम्परेचर एरर मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करने होंगे, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट के मटेरियल कॉइल्स के लिए एंड कंपोनेंट्स के लिए वहाँ पे यूज करने होंगे, और अगर वो हम अपने यूज किए लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल्स कॉइल्स एंड कंपोनेंट्स के लिए, तो ये जो टेम्परेचर एरर है वो अपन इजीली वहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर है? देन एट्थ एरर है आपका एरर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम। So this error is introduced when the external vibrations are somehow transferred to the moving system of the instrument। ये जो एरर इंट्रोड्यूस होता है, कब इंट्रोड्यूस होता है, when the external vibrations are somehow transferred, एक्सटर्नल वाइब्रेशंस आपके कैसे भी कौन से भी तरीके से ट्रांसफर्ड होते हैं मूविंग सिस्टम की तरफ। ठीक है, मूविंग सिस्टम जो है इंस्ट्रूमेंट की, उधर आपके एक्सटर्नल वाइब्रेशंस कैसे तो करके आपके ट्रांसफर्ड होते हैं, और उसकी वजह से जो एरर होता है उसको बोलते हैं एरर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम। समजलं की हा एरर इंट्रोड्यूस कशामुळे होतो, की जे एक्सटर्नल व्हायब्रेशन्स आहे ते आर समहाऊ ट्रान्सफर्ड, ते कुठल्या तरी कसे तरी काय होतात, ते ट्रान्सफर्ड होतात मूव्हिंग सिस्टीम जी आहे इन्स्ट्रुमेंटची तिकडं। ठीक आहे, व्हायब्रेशन्स हे कसे तरी काय होतात, ते ट्रान्सफर्ड होतात इन्स्ट्रुमेंटच्या मूव्हिंग सिस्टीमकडे। ठीक आहे, आणि त्यामुळे जो एरर इंट्रोड्यूस होतो त्याला म्हणतो आपण एरर ड्यू टू व्हायब्रेशन ऑफ मूव्हिंग सिस्टम, अँड इट इज अवॉइडेड बाय, हा एरर अवॉइड कसा करू शकतो आपण, डिझायनिंग द मूव्हिंग सिस्टीम सच दॅट, मूव्हिंग सिस्टीम अशा प्रकारे डिझाईन करायची आपल्याला, सच दॅट इट्स नॅचरल फ्रिक्वेन्सी इज ग्रेटर दॅन, त्याची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर दॅन असायला पाहिजे 2 टाइम्स द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ द वॅटमीटर। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्कची जी फ्रिक्वेन्सी आहे वॅटमीटरच्या, त्याच्या 2 टाइम्स आपल्याला त्याची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ग्रेटरमध्ये घ्यायची। ठीक आहे, अशा प्रकारे आपल्याला ती मूव्हिंग सिस्टीम तिथं डिझाइन करायची, आणि हा एरर तिथं आपल्याला अवॉइड करायचा। क्लियर है, समझ में आया? तो यहाँ पे मूविंग सिस्टम ऐसे डिजाइन करनी है आपको कि नेचुरल जो फ्रिक्वेंसी है आपकी वो ग्रेटर होनी चाहिए 2 टाइम्स से, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैटमीटर की, उससे आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ग्रेटर रहनी चाहिए 2 टाइम्स से।
ऐसे आपको मूविंग सिस्टम वहाँ पे डिजाइन करना है और वो एरर आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये है आपके 8वां एरर। समझ में आया? ये सारे एरर्स आपको एग्जाम में लिखने आने चाहिए। यहाँ पे 10 एरर दिए थे, उसमें से हमने 8 एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। ये टेबल भी दिया है यहाँ पे आपको। इन शॉर्ट में आपको क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, व्हाट आर दी वेज ऑफ कंपेंसेटिंग द एरर्स इन दी डायनामोमीटर टाइप वैटमीटर, ठीक है। तो कंपेंसेट कैसे कर सकते हैं ये एरर को? कंपेंसेट यानी उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, या फिर उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। कैसे कर सकते हैं उसके मेथड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने। तो पहला एरर देखा अपन ने, एरर ड्यू टू द मेथड ऑफ कनेक्शन। इसमें ये दो डायग्राम देखे थे। इस एरर को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? compensate करने के लिए, to overcome this error the wattmeter are provided with additional compensating winding which is connected in series with the pressure coil। आपको एक एडिशनल कंपेंसेटिंग वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट करनी होगी वहाँ के प्रेशर कॉइल के, बट पोजिशनड इन सच अ मैनर दैट इट प्रोड्यूसेस अ फील्ड इन द अपोजिशन टू दैट प्रोड्यूस बाय द करंट इन द करंट कॉइल। और वो ऐसी पोजीशन करनी होगी उसकी, ऐसे मैनर से कि वो क्या करनी चाहिए, इट प्रोड्यूसेस अ फील्ड इन अपोजिशन टू दैट प्रोड्यूस बाय द करंट इन द करंट कॉइल। कि वहाँ की जो फील्ड है वो अपोजिशन में रहनी चाहिए, जो करंट कॉइल ने फील्ड प्रोड्यूस की है उसके अपोजिशन में रहनी चाहिए वो वहाँ की फील्ड। ऐसे आपको उस वहाँ की प्रेशर कॉइल को पोजीशन करना होगा, ठीक है। समझ में आया? हा एरर एलिमिनेट किंवा ओव्हरकम करण्यासाठी वॅटमीटर आपल्याला काय करायचं, वॅटमीटरमध्ये एक ॲडिशनल कंपेन्सेटिंग वाइंडिंग प्रोव्हाइड करायची, जी आपण प्रेशर कॉइलच्या सिरीजमध्ये कनेक्ट करणार आहे। आणि ती अशा प्रकारे पोझिशन करायची आहे, अशा मॅनरमध्ये पोझिशन करायचं त्याला, की तिनं जी फील्ड प्रोड्यूस केलेली असेल ती अपोजिशनमध्ये असेल एक्झॅक्टली तिथल्या करंट कॉइलच्या फील्डच्या एक्झॅक्टली अपोजिशनमध्ये असायला पाहिजे, ठीक आहे। अशा प्रकारे हा एरर आपण इथं कंपेन्सेट करू शकतो। सेकंड एरर आहे एरर ड्यू टू दी प्रेशर कॉइल इंडक्टन्स। याच्यामध्ये काय सांगितलं आपण, सुटेबल व्हॅल्यू कॅपॅसिटर कनेक्टेड इन पॅरलल विथ दी प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइलच्या पॅरललमध्ये आपल्याला एक सुटेबल व्हॅल्यूचं कॅपॅसिटर कनेक्ट करायचं आणि तिथला एरर हा कंपेन्सेट करायचा। एरर ड्यू टू दी प्रेशर कॉइल कॅपॅसिटन्स कसा कंपेन्सेट केला आपण? दिस एरर कॅन बी रिड्यूस बाय डिझाइनिंग द प्रेशर कॉइल सर्किट सच दॅट इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स ऑफ द सर्किट मॅचेस एक्झॅक्टली विथ द कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स ऑफ द सर्किट। हे सांगितलं मी तुम्हाला ऑलरेडी, ठीक आहे। आपल्याला हा एरर एरर ड्यू टू द प्रेशर कॉइल कॅपॅसिटन्स कसा इलिमिनेट करायचा आहे, रिड्यूस करायचा आहे, तर आपल्याला प्रेशर कॉइलचं सर्किट अशा प्रकारे डिझाईन करायचं आहे की तिथं इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स जो आहे सर्किटचा तो एक्झॅक्टली मॅच झाला पाहिजे आपल्या कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स सोबत, म्हणजेच एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी व्हॅल्यू झाली पाहिजे, क्लिअर। एरर ड्यू टू द म्युच्युअल इंडक्टन्स इफेक्ट, this can be reduced by proper design of the pressure coil and current coil system so that they always remain in the zero position of the mutual inductance। ये एरर रिड्यूस करने के लिए आपको प्रेशर कॉइल प्रॉपर डिजाइन करना होगा, प्रेशर कॉइल का एंड करंट कॉइल सिस्टम का, सो दैट दे ऑलवेज रिमेन इन द जीरो पोजिशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो आपकी जीरो पोजिशन जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का उसमें ही रहने चाहिए, ठीक है। देन एरर ड्यू टू स्टे मैग्नेटिक फील्ड, ये कंपेंसेट किया कैसे किया हमने एरर? टू अवॉइड दिस एरर मैग्नेटिक शील्ड इज प्लेस्ड ओव्हर द करंट कॉइल अँड प्रेशर कॉइल। या एररला कंपेन्सेट करण्यासाठी आपण मॅग्नेटिक शील्ड प्रोव्हाइड केलं तिथं प्रेशर कॉइल आणि करंट कॉइल वरती। एरर ड्यू टू एडी करंटला मिनिमाइज करण्यासाठी काय केलं आपण, दीज आर मिनिमाइज्ड बाय अवॉइडिंग सॉलिड मेटल पार्ट्स अँड युजिंग लॅमिनेटेड कोर। सॉलिड मेटल पार्ट्स आपण मिनिमाइज अवॉइड करणार आहे हा एरर मिनिमाइज करण्यासाठी, आणि तिथं लॅमिनेटेड कोर यूज करणार आहे, ठीक आहे। टेम्परेचर एररला मिनिमाइज करण्यासाठी काय केलं आपण, युजिंग झिरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल्स कॉल्ड कॉइल्स अँड कंपोनंट्स। झिरो टेम्परेचर कोएफिशिएंटचे मटेरियल यूज करायचे आपल्याला कॉइल्स आणि कंपोनंटसाठी, आणि हा एरर तिथं मिनिमाइज करायचा। एरर ड्यू टू व्हायब्रेशन ऑफ द मूव्हिंग सिस्टीम, हा कंपेन्सेट करण्यासाठी एरर काय केली, कुठली मेथड यूज केली आपण, इट इज अवॉइडेड बाय डिझाइनिंग द मूव्हिंग सिस्टीम such that its natural frequency is greater than 2 times the frequency of the deflecting torque of the wattmeter। ते तिथं आपल्याला मूव्हिंग सिस्टीम अशा प्रकारे डिझाईन करायची की त्याची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती ग्रेटर दॅन 2 टाइम्स असली पाहिजे, तिथल्या फ्रिक्वेन्सी जी आहे डिफ्लेक्टिंग टॉर्कची वॅटमीटरच्या त्याच्यापेक्षा ग्रेटर दॅन 2 टाइम्स असली पाहिजे नॅचरल फ्रिक्वेन्सी।
आणि error due to the friction, so it is reduced by reducing the weight of the moving system to minimum possible. ठीक आहे, आपल्याला ते वेट जे आहे मुव्हिंग सिस्टीमचं ते मिनिमम पॉसिबल ठेवायचं, जेणेकरून हा एरर ड्यू टू फ्रिक्शन आपल्याला तिथं एलिमिनेट करता है. क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे वेज है आपके कंपेंसेट करने के एरर्स की. ठीक है, तो ये शॉर्ट में हमने एक ही टेबल में सारे एरर्स को कैसे कंपेंसेट कर रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया. क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें? नाउ विल सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बैटरी. तो यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज है, एज द कॉइल्स आर एयर कोड, दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्री फ्रॉम हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट एरर्स. आपकी कॉइल्स यहाँ पे एयर कोड है, तो उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट में जो हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट्स है वो यहाँ पे नहीं होते हैं. ठीक है, ये पहला एडवांटेज है. दूसरा एडवांटेज है, दे हैव प्रिसिजन ग्रेड एक्युरेसी. प्रिसिजन ग्रेड एक्युरेसी आहे या इंस्ट्रूमेंटमध्ये. दे हॅव व्हेरी युजफुल ॲज अ ट्रान्सफर इन्स्ट्रुमेंट. ट्रान्सफर इन्स्ट्रुमेंट म्हणून ते अतिशय युजफुल आहे. दे कॅन बी यूज फॉर AC अँड DC मेजरमेंट. डायनोमीटर टाईपचं वॅटमीटर हे AC आणि DC मेजरमेंटसाठी दोन्हीसाठी यूज करू शकतो आपण, हे सांगितलेलं आहे. हे झाले त्याचे ॲडव्हान्टेजेस. याचे डिसएडव्हान्टेजेस काय काय आहेत मग? फर्स्ट आहे, दे हॅव नॉन युनिफॉर्म स्केल. याची नॉन युनिफॉर्म स्केल आहे. इट हॅज लो टॉर्क वेट रेशो. लो टॉर्क टू वेट रेशो आहे याचा, आणि हेन्स हॅज लो सेन्सिटिव्हिटी. त्यामुळे लो सेन्सिटिव्हिटी आहे. लो टॉर्क टू वेट रेशो असल्यामुळे गिव्ज इन्क्रीज्ड फ्रिक्शनल लॉसेस. जास्त फ्रिक्शनल लॉसेस होतात. मोर कॉस्टली आहे, जास्त कॉस्टली आहे. देन ड्यू टू एअर कोड कॉइल्स, दे हॅव वीक मॅग्नेटिक फील्ड अँड ऑपरेटिंग करंट्स आर लार्ज. त्याची मॅग्नेटिक फील्ड वीक आहे आणि ऑपरेटिंग करंट सुद्धा लार्ज आहेत एअर कोड कॉइल्स असल्यामुळे. देन सिक्स्थ ॲडव्हान्टेज आहे, दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सेंसिटिव टू ओवरलोड्स एंड मैकेनिकल इम्पैक्ट. ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ओवरलोड्स को और मैकेनिकल इम्पैक्ट्स को. देन बल्कि कंस्ट्रक्शन है इसका, एंड इजीली अफेक्टेड बाय द स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड. ये इजीली अफेक्ट होते हैं आपके स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से. तो ये है आपकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायनोमीटर टाइप वैट. क्लियर है, ये हो गया आपका डायनोमीटर टाइप का वैटमीटर पूरा. ठीक है, उसके एरर्स, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज. ठीक है, okay. We'll stop here and we will see the next point in the next lecture. ठीक है, that next point is the applications and then polyphase wattmeter. ठीक है, हम applications देखेंगे डायनामीटर के टाइप के wattmeter के next lecture में. Okay, so we'll stop here. Thank you very much for watching this video lecture. Okay, we'll meet in the next lecture. Thank you.